नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित सभी महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, अध्याय 1 से देखते हैं क्या क्या हमें सीखना है। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें आपको सीखना है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले और वर्ती मतलब आने वाली संख्या। पहले आने वाली संख्या मान लीजिए 2 है तो इससे पहले आने वाली संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर आपको पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, मान लीजिए 2 दिया गया है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो आपको घटा कर निकालना होता है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 1। और अगर आपको इसका मतलब पता है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले आने वाली संख्या, तो 2 से पहले क्या आती है, 1, तब भी आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात आता है अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब होता है कि अनु मतलब बाद में आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती जैसे होता है पहले आने वाली संख्या, ठीक उसी प्रकार होता है अनुवर्ती का मतलब बाद में आने वाली संख्या। मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद संख्या कौन सी आती है, 3। तो आपको अगर इसका मतलब पता है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और अगर आपको इतना ही पता है कि 2 के बाद अनुवर्ती संख्या क्या होगी तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3। ठीक है, तो चाहे तो आप ये तरीका याद रखें और चाहे तो इसका मतलब ही याद रखकर क्वेश्चन को किया करें। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। सेकंड चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, इसमें आपको क्रम विनिमय नियम और साथ ही साथ किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के गुणन के रूप में भी आपको कैसे करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, वो सीखना है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए 2 + 3 करें तो कितना होगा, 5। और 3 + 2 करें तो तब भी कितना होगा, 5। तो यही होता है क्रम विनिमय नियम। आप 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते ना। और यही योग का क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, अगर आपके पास 3 संख्याएं दी गई हैं और गुणा आपको करनी कुछ इस तरीके से, तो कैसे करेंगे, पहले ए और बी की गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ए और सी की गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख गया है, ए और सी की गुणा होगी। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं। तो पूर्णांकों का निरपेक्ष मान निकालने के लिए देखिए ये मॉड में हमेशा दिया रहा होगा। तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए अंदर कोई धनात्मक संख्या दी गई तो उसका उत्तर तो धनात्मक आएगा। अगर इस मॉड के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या दी गई तब भी उसका उत्तर धनात्मक में आएगा। यही होता है निरपेक्ष मान। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम जब भी आप निकालेंगे तो उसका उत्तर सदैव 0 आएगा, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको निकालना है तो उसका उत्तर सदैव 1 आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है योग करने पर उत्तर 0, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणा करने पर उत्तर 1। मान लीजिए 1 दिया गया या मान लीजिए 5 दिया गया, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो जो चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह लगाकर हमें उसी अंक को लिखना होता है। तो प्लस का 5 है तो विपरीत चिन्ह माइनस का होगा, तो माइनस का 5। अब दोनों को ऐड करेंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा ना। 5 और -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए अब 5 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तब क्या करेंगे, तो 5 के नीचे क्या होता है, जब कुछ नहीं होता तो हर में सदैव 1 होता है। और इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इससे पलट कर लिख देना होता है, तो 1/5 होगा। अब जब इसकी और इसकी गुणा होगी तो 5 से 5 कट जाएगा और 1 का कम 1 आ जाएगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है। ठीक है, सिर्फ परिमेय को उलट कर लिख देना होता है, जो भिन्न दी गई होती है उसे हम पलट कर लिख देते हैं। ठीक है, बस यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब हम जानने वाले हैं बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस इससे आधारित पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बॉडमास का नियम जान लेते हैं, जिसे हम हिंदी में कोका भागु योग भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉडमास को आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, और कोष्ठक में सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है छोटे ब्रैकेट को, इसे छोटे ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का अगर आपके मान लीजिए प्रश्न में दिया गया है तो उसे सॉल्व करना होता है, और का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डी यानी कि डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, गुणा करने के बाद आपको भाग करनी, यानी कि गुणा सबसे पहले नहीं होती, का अगर शब्द दिया गया तो उसका मतलब गुणा होता है। वैसे तो आपको अपने देखिए जो प्रश्न दिया गया होगा उसमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, तो डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि योग, फिर जोड़ना है आपको। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, आपको
लास्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ब्रैकेट में सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, और छोटे ब्रैकेट से पहले अगर रेखा कोष्टक दिया गया है तो उसे सॉल्व करिएगा, फिर आपको मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, और फिर आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर गुणा जोड़ घटाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। ये क्रम होता है कोका भागु योग का, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब उसके बाद जान लेते हैं कोष्ठकों को हल करने का नियम और उनके नाम भी। तो कोष्ठकों को हल करना हम जान चुके हैं, इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट, और इसे कहते हैं मंझला कोष्ठक, और इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब उसके बाद सांख्यिकी में हमें सीखना है आरोही या अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। सांख्यिकी में हमें आरोही और अवरोही क्रम सीखना है। अब आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और घटता हुआ क्रम क्या होगा इसका, जैसे 4 3 2 1, ठीक है। ये घटता हुआ क्रम है और ये बढ़ता हुआ क्रम। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर चिन्हों की गुणा भी सीख लेते हैं, ये आपको बहुत ही कम आता है और इसी वजह से क्वेश्चन आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बीजीय गणना आपको करने में कठिनाई होती है, तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं बीज गणितीय की अवधारणा, उसी के लिए मैंने ये बताया था आपको चिन्हों की गुणा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, जैसे मान लीजिए इधर प्लस की कोई संख्या दी गई तो दाएं पक्ष जाने पर ये माइनस की हो जाती है, जबकि अगर ये माइनस की है तो दाएं पक्ष जाने पर ये धनात्मक की हो जाती है। गुणा कर रहा है इधर मान लीजिए कोई संख्या तो उधर भाग में चली जाएगी, और अगर इधर कोई संख्या भाग में है तो पक्षांतर करने पर वो गुणे में चली जाती है। इसका ठीक विपरीत ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चाल निकालना है तो करेंगे क्या, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फार्मूला आपको लगाना होता है, ठीक है। वृत्त का व्यास अगर आपको दिया गया है तो वृत्त का व्यास का मतलब क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे। वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। पाई आर फार्मूला पाई आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। पाई का मान यहाँ पर कितना ले सकते हैं आप, 22/7 ले सकते हैं, या फिर 3.14, ठीक है, इस पाई का मान। उसके बाद अगर आपको वर्ग का परिमाप निकालना है तब क्या करेंगे, तो 4 गुणे भुजा करेंगे और वर्ग का परिमाप निकल आएगा, ठीक है। और आयत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए होता है फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला आपको याद रखना है, तभी आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर परिमाप निकालना हो तब क्या करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, उसकी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो आप आयत का परिमाप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानने वाले एक पदीय क्या होता है, द्विपदीय क्या होता है, त्रिपदीय, सजातीय पद और विजातीय पद, ठीक है। एक पदीय होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे मान लीजिए 5a अकेला पद है तो एक पदी हो गया, और द्विपदी जैसे यहाँ पर 5a हो प्लस b भी हो, तो 2 पद है, 5a एक और दूसरा b, तो ये होता है द्विपदी। और अगर त्रिपदी निकालना है तो मान लीजिए 5a प्लस b था, प्लस हमने 2c कर दिया, तो एक पद ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये हो जाएगा त्रिपदी, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी, ठीक है। सजातीय पद की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर a दिया गया है तो पूरा a में ही लिखा गया हो, जैसे मान लीजिए 2xy, तो ये इसका है, तो इसका सजातीय पद क्या होगा, कुल मिला के अगर यहाँ पर xy दिया गया तो यहाँ भी xy से संबंधित ही दिया गया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पर xy दिया गया, यहाँ पर सिर्फ y दिया गया, तो वो सजातीय पद नहीं होगा, ठीक है। विजातीय पद जैसे यहाँ पर 2xy दिया गया, यहाँ पर सिर्फ दिया गया होता 5ab, तो ये विजातीय पद हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर xy दिया गया जबकि यहाँ पर ab दिया गया, अगर यहाँ xy दिया गया यहाँ भी xy दिया गया है तो वो सजातीय पद हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अब जानेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सीखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपके एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के देखिए सरसमिकाएं आपको आगे की क्लासेस में देखने को मिलेगी। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का आपका होल स्क्वायर का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब ज्यामितीय अवधारणा की बात करते हैं तो ये आप आकृति जो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको आकृतियों को ही सिर्फ पहचानना है, तो ये घन है या घनाभ, मुझे कमेंट में बताइएगा ये घन है या फिर घनाभ, ठीक है, आपको बताना है। और ये क्या है, ये है वृत्त, ठीक है, ये क्या है वृत्त, और ये क्या है शंकु, ये सिर्फ आपको आकृतियां यहाँ पर अभी पहचाननी है। ये क्या दिया गया है, ये आयत दिया गया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, तो ये बेलन दिया गया है, ठीक है। और ये क्या दिया गया है, ये वर्ग दिया गया है। ये आकृतियां आपको नोट करनी है, ठीक है।
उसके बाद अब हम जानते हैं कोण। ठीक है, कोण में इस अध्याय में आपको पढ़ना है न्यून कोण, अधिक कोण, वृहद कोण और समकोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिए वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। ठीक है, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। क्लियर है? और अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। वह कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है वृहद कोण किसे कहते हैं। तो वृहद कोण का मान 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। ठीक है, समकोण की बात करते हैं तो ये 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण जो है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं लंब और समांतर रेखाएं। ठीक है, इनसे संबंधित जो चैप्टर है, देखिए लंब किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर ये जो डाला गया ये है, इसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी रेखा है और इस पर कोई ये सी है और ये डी है, तो सी डी जो है भुजा ए बी पर लंब है। ठीक है, और जिसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो समांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के सदैव मतलब ऐसी रेखाएं डाली जाती हैं जो एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती। तो एक रेखा मान लीजिए ये है तो दूसरी रेखा ये होगी। क्या आपको लगता है इनको जितना भी बढ़ाया जाए क्या एक दूसरे को कभी काटेंगी? नहीं काटेंगी। तो ये एक दूसरे के समांतर रेखा होती है। ठीक है, अब इसी में बात आता है कि एकांतर कोण क्या होता है। तो मान लीजिए हमने ये किया तिर्यक रेखा खींची, ये क्या है? तिर्यक रेखा। इसे तिर्यक रेखा यहाँ पर बताया गया कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो दो समांतर रेखाओं को मतलब काटने वाली रेखा, तो ये होती है तिर्यक रेखा। ठीक है, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा, इसका नाम दे दिया एल। ठीक है, तो एल यहाँ पर तिर्यक रेखा है। संगत कोण की बात करते हैं तो मान लीजिए ये कोण दिया गया है, तो इसका ये कोण संगत कोण होगा, इसका ये कोण संगत कोण होगा। क्लियर है? तो संगत कोण क्या होता है आपको समझ में आया होगा। ये कोण संगत कोण है, ये कोण संगत कोण होगा, ये कोण संगत कोण होगा। ठीक है, अब बात आती है एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, जो परस्पर समान होते हैं। ठीक है, अब समांतर रेखाएं क्या होते हैं? जैसे ये रेखा इस रेखा के समांतर है जो परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो यहां पर आपने सीखा एकांतर कोण, संगत कोण, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद अब हम जानने वाले अपवर्तक तथा अपवर्त्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और परिभाषाएं। ठीक है, अपवर्तक किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई संख्या है वो जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वो अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 8 है तो 8 किससे पूरी विभाजित होगी? 2 से पूरी विभाजित होगी, 4 से पूरी विभाजित होगी, 1 से पूरी विभाजित होगी और स्वयं से पूरी विभाजित होगी। तो 1 2 4 8 इसके क्या हो जाएंगे? अपवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, अपवर्त की बात आती है तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज। ठीक है, तो 2 के अगर आपसे पूछा जाए अपवर्त क्या होंगे तो 2 के अपवर्त जैसे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, मतलब जिससे ये देखिए अपवर्त का मतलब होता है सिर्फ गुणा करके आपको लिखना होता है। तो 2 के पहाड़े में क्या आएगा? 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो अपवर्त यही होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो किसी से ना कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 है, 5 है, 3 भी आप लिख सकते हो, 3 5 7। ठीक है, 11 13, ये ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटेंगी, स्वयं से ही कटेंगी। तो वे संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे और किसी से ना कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 से कटती हैं। कहने का मतलब ये है जो 2 से बराबर कट जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही से कटेंगी, और भी संख्याएं जिससे कट जाएंगी। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। जैसे 4 है, 6 है। अब 6 तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। उसके बाद 8 है, तो वे संख्या जो 2 से कट जाती हैं पूरी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, लासा और मासा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फार्मूला दिया गया है, वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है? लासा और मासा का गुणनफल, जो 2 संख्याओं का आप लासा मासा निकाल रहे हैं उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है, देखिए समीकरण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए, जैसे चिन्हों की गुणा, बॉडमॉस का नियम, तभी आप पक्षांतर कर पाएंगे। ठीक है, समीकरण के लिए अभी मैंने ये आपको बॉडमॉस का नियम और पक्षांतर करने के नियम भी बता दिए। ठीक है, आप उसके बाद अब वाणिज्य गणित की बात करते हैं। अब यहाँ पर आता है अनुपात। जैसे मान लीजिए 1:3 ये होता है अनुपात, जैसे 2:3, तो इस तरीके से अनुपात को हम व्यक्त करते हैं। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? तो मान लीजिए 1:3 में पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद जो पहले आया हो, तो यहाँ पर 1 पहले आया तो पूर्व पद 1 होगा। उसके बाद पूछ रहा है उत्तर पद क्या होगा, तो 3 जो है बाद में आया तो वो होगा उत्तर पद। ठीक है, समानुपात में होने के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है चलिए देखते हैं। कंडीशन ये है कि इसमें होता क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, जिसे हम चरम पद भी कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर 2:3 दिया गया है, समानुपात x/6 दिया गया है। ठीक है,
तो वाह्य पदों का गुणनफल यानी कि वाह्य पद कौन है, 2 और 6, 2 गुणे 6 बराबर होगा मध्य पद यानी कि 3 गुणे x। ठीक है, यहाँ पर 3 गुणा कर रहा है तो पक्षांतर करने पर इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से कटेगा, तो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 आएगा, x बराबर कितना आएगा 4। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा, हमने किया क्या, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, फिर पक्षांतर कर लिया और x का मान निकाल लिया, तो ये समानुपात में है। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, ये हमने कर लिया। अब हमें सीखना है, नेक्स्ट स्लाइड देखनी है। अब यहाँ पर आपको लाभ अगर निकालना है, ठीक है, तो करेंगे क्या, तो विक्रय मूल्य सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होता क्या है। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है जिस दाम पर वस्तु को बेचा गया, वो होता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर वस्तु को खरीदा गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना है जैसे लाभ, तो करेंगे क्या, तो बेची गई देखिए जो दाम है उससे खरीदे गए दाम को अगर घटाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। वही उसी प्रकार अगर आपको हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है लागत मूल्य होता क्या है, तो लागत मूल्य होता है वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि प्लस उप परिव्यय, यानी कि उस पर जो और भी व्यय किया गया है, दोनों को ऐड करेंगे लागत मूल्य हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रतिशत लाभ अगर आपको निकालना है तो करेंगे क्या, प्रतिशत लाभ के लिए आपको लाभ गुणे, पहले तो लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसके बाद जो लाभ आएगा गुणे 100 करेंगे डिवाइड बाय क्रय मूल्य। ठीक उसी प्रकार हानि अगर आपको निकालनी है तो हानि गुणे 100 करेंगे डिवाइड बाय क्रय मूल्य। इन दोनों देखिए फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आवश्यकता पड़ेगी। मिश्र धन अगर आपको निकालना हो तो करेंगे क्या, तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे। अगर ब्याज आपको दिया गया और मूलधन दिया गया तो डायरेक्टली आप इस तरीके से करेंगे, और अन्यथा की स्थिति में ब्याज के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ब्याज के लिए ये फार्मूला भी आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर मूलधन और ब्याज दोनों दिया गया तो मिश्र धन आप डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मूलधन की बात करते हैं तो मिश्र धन में से आपको ब्याज घटाना होता है, मूलधन प्राप्त होता है, और अगर आपको ब्याज निकालना है और मिश्र धन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारण ब्याज के लिए मैंने अभी फार्मूला ये बताया, इससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज की बात करते हैं तो समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होते क्या है, सबसे पहले चलिए यही जान लेते हैं। समद्विबाहु यानी कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर हो। मान लीजिए ये और ये, इसका नाम दिया ए बी सी। मान लीजिए यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर है, ए सी बराबर बी सी, तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं परस्पर समान हो। ठीक है, ए सी और बी सी, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका नाम ए बी सी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, यानी कि ए सी बराबर बी सी बराबर ए बी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम मतलब विषम परिस्थितियां, सुना है ना सब, यानी कि विषम मतलब अलग, बाहु मतलब भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये भुजा देख रहे हैं सबसे छोटी है, ये कुछ बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, तो प्रत्येक भुजा इसकी अलग अलग दिखाई दे रही है ना, तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब जानते हैं व्रत, ठीक है, व्रत की खासियत ये होती है कि ये 360 डिग्री अंश का कोण बनाता है। अब बात आती है इसका केंद्र किसे कहते हैं, तो केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु में स्थित होता है, तो केंद्र इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे दिया हमने वो। अब यहाँ से केंद्र से और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, वृत्त की किन्हीं दो परिधियों के मध्य खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो जीवा यहाँ पर क्या है, ए बी। अब आप देख पा रहे होंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, जिसका नाम हम दे देते हैं सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हर चीज लगभग सीख ली है, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हमने इस एक्सरसाइज में कवर किया है, इस सेशन में कवर किया है। ठीक है, ये क्लास कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।